हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज फिर से हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10 का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो इस पे देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि यहाँ से आपको सारे चीज़ समझ में आए। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ये तो बहुत सारे लोग को लग रहा होगा क्या कि ये तो हमको आता ही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको नहीं आता है। कोई बात नहीं, आपको आता होगा, फिर भी एक बार समझने का कोशिश करिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द केमिकल सबस्टांस, क्या केमिकल सबस्टांस टेकन ओरिजिनली विच मे रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि वैसा सबस्टांस जो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्शन करने के बाद वो क्या होगा, कुछ नया बनेगा, नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। वही चीज को आपको इसमें मेंशन किया गया है, द न्यू केमिकल सबस्टांस फॉर्मेट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो नया फॉर्म होता है, नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा क्या कि रिएक्टेंट का मतलब कि ओरिजिनल वाला जो शुरू में रहेगा वो रिएक्टेंट होगा, और वो रिएक्ट करके यानी कि केमिकल रिएक्शन करके कुछ नया बनेगा, नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, प्रेजेंट इन reactant molecules forming new chemical bonds to give the product। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड का केमिकल बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करके और नया बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में नए फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हम लोग को तो जनरली पहले ही बता दिया गया क्या कि नया जब सबस्टांस बनता है तभी उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो कुछ नया होने वाला है। ठीक है ना, लेकिन ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नया का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट इधर उधर हो गया, क्या होता है, रीअरेंज होता है, कोई इधर उधर नहीं होता है, बस रीअरेंज होता है, वो चीज लिखा हुआ है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि दस ए केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करता है, बस रीअरेंजमेंट करता है, किसका, तो एटम का रीअरेंजमेंट करता है। ये बात बार बार आ रहा है, तो आपको ये माइंड में जरूर रखना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बस एटम का रीअरेंजमेंट होगा, किसी तरह का कुछ चेंजेस नहीं होगा। देखिए अब इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या लिखा गया है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट देम सेल्फ डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस। अब इसका मतलब आपको बताना क्या चाह रहा है कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट देम सेल्फ डू नॉट, ठीक है, अंडरगो एनी चेंजेस फ्रॉम एटम्स ऑफ ए न्यू एलिमेंट। यानी कि कुछ नया बन रहा है तो कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, देखिए ये आपका रिएक्शन रहा। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीड नाइट्रेट को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे, लीड नाइट्रेट को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो क्या बनेगा, लीड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपको कंपेयर बस क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बात चल रहा है तो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बातें करना है। ठीक है, अब देखिए पीबी इधर भी है, इधर भी है। अब देखिए हो सकता है आगे पीछे आपको दिख रहा है लेकिन सारा चीज वही है, इन यहाँ पर है, इन यहाँ पर भी है, यहाँ पर ओ आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर के दिख रहा है, यहाँ भी के है, और लास्ट में आपको यहाँ पर आई दिख रहा है, यहाँ भी आई है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बस एटम का अरेंजमेंट हुआ है। इधर उधर आपको भले ही दिख रहा है कि पीबी है, फिर एन है, फिर ऑक्सीजन ओ है, फिर के है और आई है, इधर भी सब चीज है, पीबी है, आई है, के है, एन है और ओ है। बस क्या हुआ है, सीक्वेंस इधर उधर हुआ है, यानी कि अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं, बस उसका अरेंजमेंट हुआ है। तो वही बताना चाह रहा है कि एटम का बस क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे के स्लाइड का बात करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब केमिकल इक्वेशन में आपको बताया गया है क्या कि केमिकल इक्वेशन जो है
वो कितने टाइप के होते हैं, तो लिखा गया है कि देयर आर टू वेज रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होगा। कौन कौन सा होगा, तो तरीका को हम लोग जान लेंगे। फर्स्ट वाला लिखा गया है कि इन द टर्म्स ऑफ वर्ड, किसमें, तो टर्म्स ऑफ वर्ड में करेंगे हम लोग। किसमें करेंगे, टर्म्स ऑफ वर्ड में। देखिए जिनको मान लीजिए कि फार्मूला में इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है, वो वर्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, ऐसे कर देंगे रिएक्शन करा के, तो उनको किसी तरह का फार्मूला में इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए उसका एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि द एबव रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एज फॉलो। ठीक है, क्या लिखा गया है कि जिंक को कराएंगे हम लोग किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा बताइए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये सब क्या लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है। किसी तरह का फार्मूला आपको दिख रहा है क्या, तो वर्ड में लिखा हुआ है। अब इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, ये सबको पता रहना चाहिए। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब चर्चा इसी का हो रहा है, इसी के बारे में नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा, तो इस साइड वाले को क्या बोलिएगा, रिएक्टेंट, और इस साइड वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देखिए फिर आगे हम लोग, अब देखिए हम लोग को क्या इसमें लिखा गया है क्या, कि जो वर्ड इक्वेशन है अब वो क्या होता है, कैसे हम लोग उसको समझते हैं। देखिए ए वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेड इन द वर्ड, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन ही है, उसको हम लोग वर्ड में बस एक्सप्रेस करते हैं, है कि नहीं। अब लिखा हुआ है क्या, दस द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। अब बोल रहा है कि हम लोग रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, आप रिएक्टेंट उसको बोलिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाए, और मान लीजिए कि एक से ज़्यादा है तो उसको प्लस साइन के साथ अटैच किया जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, एरो है तो इस साइड यानी कि LHS साइड जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे आप, तो रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और इस साइड जो रहेगा उसको क्या बोलिएगा, तो प्रोडक्ट बोलिएगा। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि इस तरफ जो रहेगा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और इस तरफ जो रहेगा प्रोडक्ट होगा। वही चीज को लिखा हुआ है कि नेम ऑफ रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और प्लस के साइन के साथ क्या करते हैं, उसको दोनों को आपस में अटैच करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि RHS के साइड में क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। यहाँ पर RHS के साइड में क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तो यानी कि प्रोडक्ट को हम लोग RHS के साइड में लिखते हैं विथ प्लस साइन बिटवीन देम, इसको भी प्लस साइन के साथ अरेंज करते हैं, है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि एन एरो, देखिए एरो तो बहुत भड़कदार है, एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट सच दैट द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इज द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, टुवार्ड्स प्रोडक्ट। एक क्या कहना चाह रहा है कि एरो का यूजेज क्या है, एरो का यूजेज वही देखिए, पहला क्या क्या आपको बताया गया, पहले बताया गया है कि इधर मान लीजिए कि RHS है, इधर क्या है LHS है, इधर क्या होता है रिएक्टेंट होता है, इधर आपका रिएक्टेंट होता है, इधर क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट होता है। अब सारा बात तो क्लियर हो गया कि LHS के साइड में क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है, इस साइड में क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। और एरो जो है इधर से इधर एरो इंडिकेट करने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, बता रहा है कि इधर कुछ रिएक्शन होगा तो इधर कुछ नया बनेगा, नए प्रॉपर्टी के साथ कुछ नया बनेगा, उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये सब समझने वाला बात नहीं है, आपको पहले से पता होगा। फिर भी ये देखिए फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं तो सारा चीज़ का जानकारी रहना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देखिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट वाला पढ़ लिया हम लोग कि वर्ड में रहेगा तो कैसे क्या करेंगे। अब देखिए सेकंड वाले, ये भी बहुत मजेदार है, क्या इसमें करना है हम लोग को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, अब बोला गया है सेकंड वाले में क्या, कि इन द टर्म्स ऑफ, क्या लिखा गया है, इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। अब ये हो सकता है कि सिंबल के फॉर्म में रहे और फार्मूला के फॉर्म में रहे, बात तो उसी का हो रहा था। वो क्या कि जिसको फार्मूला नहीं याद था वो वर्ड में लिख के काम को निपटा सकते हैं। तो ये लिखा गया है कि इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा, फार्मूला के फॉर्म में लिखना होगा, किस में, ये सेकंड वाला मेथड है। उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, कि इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूले कॉल्ड
केमिकल इक्वेशन, यानी कि आप फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा या फिर आप सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करिएगा तो उसको क्या बोलिएगा, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इवन द एबव मेथड, ये सब जो मेथड है रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नॉट टू शॉर्ट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा छोटा कोई मेथड नहीं है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका सबसे छोटा मेथड हो गया, अब इससे शॉर्टकट नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए स्टिल शॉर्टर एंड फास्टर मेथड इज यूज्ड बाय राइटिंग सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द प्लेस ऑफ देयर नेम्स। अब एक कहना क्या चाह रहा है कि अब इससे छोटा और इससे फास्ट वाला जो मेथड है अभी तक नहीं आया है। क्या कि हम लोग क्या करते हैं, सिंबल में लिखते हैं, फार्मूले में लिखते हैं और हम लोग रिएक्शन यानी कि दिखाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाते हैं, वो ये बता रहा है। फिर लिखा हुआ है क्या, दस इन द टर्म ऑफ सिंबल फार्मूले द एबव रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अब इसका मतलब क्या, यानी कि हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ ही दिखाना चाह रहे हैं क्या, कि जिंक को कराएंगे हम लोग किसके साथ, तो H2SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस का H2। ये क्या हो गया, सिंबल के फॉर्म में, फार्मूले के फॉर्म में लिख के रिएक्शन कराएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यही बात को ये कहना चाह रहा था। क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये बात सबको क्लियर रहना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग फार्मूले में या सिंबल के रूप में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, जो कि आपको यहाँ पर किया गया है कि Zn प्लस H2SO4 और रिएक्ट करके क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तो इसको क्या बोलिएगा, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे देखिए क्या दिया गया है कि इन फैक्ट, अब देखिए ये भी बात आपका बहुत सिंपल लिखा गया है कि इन फैक्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये जो मेथड है ये बहुत कॉमन मेथड है कि नहीं, हेंस वी डिफाइन एज ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलो। एक कॉमन क्यों हो गया, क्योंकि ये सब चीज जो है बातें हो रही है ये सबको लगभग पता है कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, फार्मूला और सिंबल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। इसको रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट साइड में है उसका सिंबल फार्मूला, जो प्रोडक्ट साइड में है उसका सिंबल फार्मूला लिखते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो कॉमन मेथड का मतलब क्या कि लगभग सब लोग को ये जानकारी रहना चाहिए। अब लिखा हुआ है कि हेंस वी डिफाइन ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलो, हम लोग केमिकल इक्वेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उतना देर से क्या कर रहे थे, उतना देर से भी डिफाइन हो गया है, लेकिन ठीक है कॉपी में आप डिफाइन लिख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल, किसके टर्म में, सिंबल के टर्म में, एंड फार्मूला, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, बोल रहा है कि शॉर्टकट मेथड है क्या, रिप्रेजेंट करने का, किसको, तो केमिकल रिएक्शन को टर्म्स ऑफ सिंबल और फार्मूले में। अब बोल रहा है कि डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अलग अलग रिएक्टेंट हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट हो सकता है, उसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कौन सा तरीका, सबसे शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ये आपको बताना चाह रहा है। देखिए फिर हम लोग आगे, अब यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाला है, ठीक है। वहां तक तो हम लोग पढ़ लिए क्या कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिंबल में लिखते हैं, फार्मूले के साथ लिखते हैं, एरो का क्या रोल होता है, रिएक्टेंट किस साइड रहता है, प्रोडक्ट किस साइड रहता है, वो सब बातें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि बैलेंस और अनबैलेंस, दो तरह का केमिकल इक्वेशन होता है। पहला क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बात से ही पता चल रहा होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। आप क्लास 9 में फिजिक्स जब पढ़ रहे होंगे, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें आपको बताया गया होगा टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या, एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा अनबैलेंस फोर्स होता है। चलिए फिजिक्स का बात फिजिक्स में करेंगे, एक केमिस्ट्री है। अब इसमें बताना क्या चाह रहा है कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जो नंबर ऑफ एटम है, जितने रिएक्टेंट के साइड हैं उतना ही क्या होंगे,
प्रोडक्ट के साइड भी होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, कि यानी कि सारा चीज बैलेंस है। और अनबैलेंस किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट के साइड है उतना नहीं है प्रोडक्ट के साइड, कुछ हो सकता है कि कुछ बराबर भी हो और कुछ डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलिएगा, अनबैलेंस बोलेंगे। तो दोनों में यही डिफरेंस है। बैलेंस का मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जो अनबैलेंस है उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो अनइक्वल रहेंगे। तो देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या लिखा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को देख रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट वाले में Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। जब हम लोग का रिएक्शन हुआ तो क्या मिला, ZnSO4 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। देखिए Zn का मतलब हो गया आपका जिंक, ये सब तो बात क्लियर रहना चाहिए। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और ZnSO4 को क्या बोलिएगा, जिंक सल्फेट बोलिएगा। ZnSO4 को क्या बोलिएगा, जिंक सल्फेट बोलिएगा। और एक क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। तो ये हम लोग का रिएक्शन हुआ। अब बैलेंसिंग का और अनबैलेंस, बैलेंस और अनबैलेंस का बात भी हो जाएगा इसी में। देखिए दो तरह का आपका रिएक्शन दिया गया है। देखिए इसमें दूसरे वाले में क्या लिखा गया है, दूसरा में आपका लिखा गया है क्या कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग करा रहे हैं, किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड को। तो पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग करा रहे हैं और रिएक्शन कराने के बाद हम लोग को मिल रहा है क्या, पोटेशियम क्लोरेट को करा रहे हैं, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट को कर रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इससे पहले वाले रिएक्शन थे उसमें हम लोग को क्या देखने को मिला, जो इससे फर्स्ट वाला इक्वेशन था, ये तो बी नंबर है आपका, जो इससे पहले वाला था उसमें हम लोग को देखने को मिला क्या कि जो Zn था वो LHS में भी 1 था, RHS में भी 1 था। ठीक है, आपको विश्वास नहीं तो एक बार फिर से दिखाते हैं उसको। देखिए Zn क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो वही बात हो रहा है। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो Zn है, जो Zn है क्या है, दोनों जगह पर सेम है, यहाँ भी और इस टाइप यानी कि LHS में भी सेम है और RHS में भी सेम है। जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है यहाँ, अब देखिए हाइड्रोजन 2 और 2, वो क्या था, Zn 1 था दोनों जगह पर। उसके बाद जब देखने को मिला सल्फर का बात, तो वो भी क्या है, दोनों जगह पर 1 है। फिर ऑक्सीजन का बात करें तो वो भी क्या है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड हैं 1 2 1 4, उतना ही क्या है प्रोडक्ट के साइड हैं 1 2 1 4। कहने का मतलब ये आपका कैसा हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों क्या हैं, बराबर, इसलिए आपका हो गया ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को कराया जा रहा है और पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें देखिए कंपेयर हम लोग को करने को मिलेगा। देखिए इसमें पहले लिख दिया गया है क्या कि सच एन इक्वेशन, क्या लिखा गया है कि सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम, ठीक है, सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम, देखिए क्या लिखा गया है कि सच एन इक्वेशन इन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड। अब क्या लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट, ठीक है, टू साइड। टू साइड का मतलब क्या, वही दो साइड, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। अब बोल रहा है कि ऑफ द इक्वेशन इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वही तो बात उस समय से हो रहा है क्या कि रिएक्टेंट के साइड जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, प्रोडक्ट के साइड भी यदि उतना ही नंबर ऑफ एटम रहेंगे, तो क्या होगा वो बताइए। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हम लोग उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बी में जो एग्जांपल है, अब इस बी वाले एग्जांपल को भी समझ लेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें आपको दिखाया गया है बी में, इसमें के का जो है LHS साइड 1 है, नंबर ऑफ एटम 1 है, RHS के साइड 1 है, यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा है। जो Cl है इसमें LHS के साइड 1 है, RHS के साइड 1 है। जो ऑक्सीजन है इसमें LHS के साइड 3 है, RHS के साइड 2 है। गड़बड़ यहाँ हो गया, क्या हो गया कि जो LHS के साइड है RHS के साइड वही चीज़ नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ठीक है 1 1, यहाँ भी 1 1, लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर
2 है, तो इसको क्या बोलिएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसका बात हम लोग इस स्लाइड में करेंगे कि अनबैलेंस क्या होता है। देखिए इसमें आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सच एन इक्वेशन, क्या सच एन इक्वेशन बोला कि इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वन और मोर, क्या बोला है कि वन और मोर इज नॉट इक्वल ऑन टू साइड इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बात बहुत आसान है, ये इंग्लिश पढ़ने के बाद कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं, जो बात उसमें हो रहा था वो इसमें नहीं होगा। क्या हो रहा था उसमें, तो जो नंबर ऑफ एटम है, जितने रिएक्टेंट के साइड हैं उतना ही प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। लेकिन अनबैलेंस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। किस साइड, तो नंबर ऑफ एटम वो प्रोडक्ट के साइड उतने नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलिएगा, अनबैलेंस बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा गया क्या कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी लफड़ा उनका रहता है, कहाँ पर, तो बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग पता ही नहीं चलता है करे क्या। लेकिन आप उम्मीद जरूर रखिए, ये चैप्टर को यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप बैलेंसिंग करना भी सीख लेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जो जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है वो सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बोल रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो एक चीज हम लोग को दिमाग में घूमना चाहिए, क्या, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमको कहता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। वो सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह से पढ़ते हैं, चार्ज में भी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं, ये सब चीज वैसे ही चलता है, एक ही तरह का सब पेस्ट कॉपी पेस्ट है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। बस दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे, किसी तरह का मास में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आपसे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे का बात, इसमें क्या लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया है क्या कि दिस इज पॉसिबल ओनली, कब ये पॉसिबल होगा उसका बात बोल रहा है। लिखा है क्या कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। ये पॉसिबल कब होगा, नंबर ऑफ, जो मास का बात हो रहा है, नंबर ऑफ एटम जब इक्वल होंगे तभी तो होगा, है कि नहीं। मान लीजिए किसी को बोल रहे हैं कि दो लोग के पास पैसा कुछ रखा हुआ है और दोनों बराबर है, नोट भी सेम रहेगा तभी ना, नोट सेम रहेगा, नंबर ऑफ जो नोट रहेगा वो सेम रहेगा, तो अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, दोनों तरफ सेम होंगे, तो उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल तभी है जब नंबर ऑफ एटम, क्या, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ईच एलिमेंट में इक्वल होंगे, दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम जो हैं पहले से अनइक्वल हैं तो उसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम है उसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, अब आज तक हम आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे और आगे के बाद हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।